हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विथ माय न्यू वीडियो। हमने पहले टू वीडियोस में हमने सबसे पहले इंडियाज लोकेशन को कवर किया, फिर इंडिया साइज को कवर किया और आज हम कवर करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडिया वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है। ठीक है, फर्स्ट, द इंडिया लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसको हम मैप में समझेंगे। ये पूरा मैप है, ये है एशिया। यहां से ये पूरा एशिया है। ठीक है, तो क्या कह रही है लाइन, The India landmass has a central location between the East and the West Asia। ये पूरा एशिया है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये एकदम सेंट्रल लोकेशन है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच इंडिया स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्रीज। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब ये है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है और भारत का जो भूभाग है वो कहाँ है, एकदम दक्षिण में, साउथ में, एकदम साउथ है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया का पोजीशन कहाँ है, साउथ में है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक central location of India. The Trans-India Ocean routes which connected the countries of Europe in the west of the country of East Asia. अब इंडिया का जो कंडीशन है वो इतना ही सही है, एकदम सेंट्रल लोकेशन है, क्योंकि इंडिया का जो ये कोस्ट लाइन है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये जो कोस्ट लाइन है ये क्या करता है, डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इसको क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करता है। ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा जो इंडियन ट्रेड है, जो बिजनेस हमारा होता है, जो कंट्री है, जो इकोनॉमी डेवलप होती है इंडिया की, वो सबसे ज़्यादा जो होती है ओशन रूट से डेवलप होती है। तो जो यूरोप है वो भी यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और इंडिया इधर ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, उससे भी ये कनेक्ट करता है। ये जैसे इधर वाला जो है वेस्ट कोस्ट लाइन है वो यूरोपियन कंट्री को कनेक्ट करता है, और ये जो ईस्ट कोस्ट लाइन है वो ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उसको कनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट, द डक्कन पेनिनसुला produces into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast। अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया है। दक्षिण का पठार इंडिया का जो ये है, ये जो शेप है, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसको क्या कहते हैं, डेक्कन पेनिनसुला, दक्कन हिंदी में दक्कन का पठार। तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ये है इंडियन ओशन, और ये शीर्ष मतलब इसके सर पे, जस्ट यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, और पश्चिम एशिया, ये वेस्ट एशिया के बारे में बात हो रही है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, ये है अफ्रीका, यहाँ पे कंट्रीज है अफ्रीका वाली, एंड यूरोप। ठीक है, ये यूरोप है के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया, ये है पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। मतलब ये दोनों यूरोप, अफ्रीका, ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट से रिलेशन बनाए हुए हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये सारे जो कंट्रीज हैं, और यहाँ की जो कंट्रीज है वो ईस्ट कोस्ट लाइन जो है इससे जुड़ी हुई है। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 5। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. So India has eminent position in the Indian Ocean
विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब ऐसा है, हम इस मैप को वापस से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है। कितने ओशंस है हमारे पास, 5 ओशंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो ओशन है इसका नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया, ऐसा होता होगा ना सवाल कि हाँ भाई ये ओशन का कोई और भी नाम हो सकता था, तो इस ओशन का नाम इंडियन ओशन के ऊपर ही क्यों रखा गया। क्योंकि एशिया, साउथ एशिया में जो जितनी भी कंट्रीज है, ये तो पूरा एशिया है, यहाँ पे साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ईस्ट और वेस्ट का, ये इतना ज़्यादा वर्ल्ड बिजनेस में हेल्प करता है, वर्ल्ड ट्रेड में ये इतना ज़्यादा हेल्प करता है, इसके लिए तो एक सेंट्रल पोजीशन बनाता ही बनाता है। प्लस इसकी जो कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी और लंबी कोस्ट लाइन बाद बाकी कंट्रीज़ की नहीं है, इसलिए भी इंडिया का जो नाम है, इंडियन ओशन का जो नाम है वो इंडिया के ऊपर ही रखा गया है। इंडियन ओशन इस वजह से ही स्पेशल हो जाता है क्योंकि इंडिया अपना एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ शेयर करता है, ठीक है। डू यू नो अबाउट स्वेज कैनल? सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इज 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किमी कम हो गई है। अब ये क्या है, हम यहाँ इस मैप के थ्रू समझते हैं। स्वेज कैनल जब से बना है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, और ये है इंडिया। सबसे पहले क्या हुआ था, पहले जो यूरोप कंट्री में जो भी ट्रेड होते थे, यूरोपियन कंट्री से जो ट्रेड होते थे उसको इस रूट से लाया जाता था, ऐसे यहाँ से ये घूमते हुए पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है इसको क्रॉस करते हुए ये यहाँ पे ट्रेडिंग, कुछ भी चीज़ें अगर आती थी यूरोपियन कंट्री से तो यहाँ से होकर के फिर इंडिया वेस्टर्न कोस्ट लाइन में पहुंचती थी। लेकिन स्वेज कैनल के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे इजिप्ट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कैनल बना दिया गया, किसके बीच में बना दिया गया, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में एक यहाँ पे कैनल बनाया गया है जिसका नाम है स्वेज कैनल। अब क्या हो गया है कि अब ये यूरोपियन कंट्रीज को इतना मूव करके इंडिया आना नहीं होता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ है कि यहाँ पे ये कैनल बन जाने से यहाँ पे एक लैंड मास था, जो थोड़ा सा लैंड मास था, इसको यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पे एक कैनल बनाया गया है। इससे क्या हो गया कि यूरोपियन कंट्री को जो इतना घूम करके इंडिया के पास आना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए, अब क्या हो गया, वो जो दूरी है, वो डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। अब इजीली यूरोपियन कंट्रीज इस रूट, इस स्वेज कैनल के थ्रू इजीली इंडिया में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये जो इतना डिस्टेंस कम हुआ है, ये जो डिस्टेंस हुआ करता था 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस इस स्वेज कैनल के बन जाने से कम हुआ है, ठीक है। यही है आपके इस टॉपिक में कि स्वेज कैनल क्या है। तो स्वेज कैनल है एक कैनल बनाया हुआ है जो यूरोपियन ट्रेड और इंडियन ट्रेड को बहुत बेनिफिट देती है। जो पहले इतना लंबा रूट होता था वो रूट कम हो गया, वो किलोमीटर्स कम हो गए हैं। अब 7,000 किलोमीटर्स चूंकि कम हो गए हैं तो इससे क्या हो गया, ट्रेड को बहुत बेनिफिट हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। India's relationship with world through the land routes are much older than her maritime contacts। इसका मतलब है कि अभी जैसे जब हमें पता चला कि हाँ ये सी रूट्स हैं, तो फिर जैसे कि जितने बड़े बड़े जहाज हैं जिसके थ्रू शिप्स, बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रेडिंग होती है, तो ये सारे जब बने तो बनने के बाद फिर ट्रेडिंग शुरू हुई। लेकिन इससे पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो भी जो वर्ल्ड के साथ इंडिया का कनेक्शन है वो लैंड रूट के थ्रू होता था। तो जो मैरिटाइन कॉन्टेक्ट्स है वो लैंड रूट के जो कॉन्टेक्ट्स थे वो मैरिटाइन कॉन्टेक्ट्स से और भी ज़्यादा ओल्डर है, ठीक।
ठीक है, पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि मैरीटाइम कांटेक्ट होने के बाद ही वर्ल्ड के और दूसरे वर्ल्ड कंट्री के साथ इंडिया का कांटेक्ट हुआ था। इससे पहले भी रूट से, रोड रूट जो था, लैंड रूट जो था, उसके थ्रू भी इंडिया और दूसरी कंट्री के साथ कनेक्शन था। ठीक है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन in the north has provide pass to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जब समुद्री मार्ग के बारे में किसी को पता भी नहीं था, फिर भी लोग, ऐसा नहीं था कि उस समय लोग आना जाना एक दूसरे कंट्री के लोग नहीं करते थे। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो बहुत पुराने लोग हमारे इंडिया में आए और इंडिया से भी बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में भी गए हैं। तो वो किस रूट से जाते थे? तो हमें पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ एक्सटेंड है वो क्या है? नॉर्थ में हिमालय है, हिमालय द ग्रेट हिमालय है। तो वहां पे क्या, हिमालय इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तो किसी ने क्रॉस नहीं किया होगा। तो क्या होता है कि 2 माउंटेन्स ऐसे मान लो बने होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पासेस होते हैं ना, ये पासेस लैंड का काम करते हैं। तो इसके थ्रू भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आना जाना उस समय भी होता था, जब हमें ओशन रूट्स के बारे में पता नहीं था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। These routes have contributed in the exchange ideas and commodities since ancient time. तो ये जो रूट्स थे वो क्या वर्क करते थे कि क्या होता था कि उस रूट के थ्रू बाहर के लोग, जितने दूसरे देश के लोग, वो हमारे इंडिया में आते थे, हमारे इंडिया से भी लोग जाते थे। तो इससे क्या होता था, दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे की कंट्री में जाते थे। तो क्या होता था कि हमारे यहाँ से जब कोई लोग जाते थे तो वहाँ के लोगों का कल्चर देखते थे, वहाँ के थॉट्स को एक्सेप्ट करते थे, वो आते थे। फिर यहाँ से भी कोई, जब यहाँ के लोग जब वहाँ जाते थे तो यहाँ से भी उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी, तो वो भी अपने कंट्री में वो सारी चीज़ों को शेयर करते थे। तो ऐसे क्या होता था कि इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है। The ideas of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world. तो किस तरह के आइडियाज उस समय शेयर होते थे? ठीक है, आइडियाज क्या शेयर होते थे? जैसे कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में उपनिषद की बहुत वैल्यू है। रामायण हमारा जो रिलीजन है, तो उसमें रामायण महाभारत जैसे पुराने जो ग्रंथ है, इसके जो आइडियाज़ होते थे, इसके जो थॉट्स होते थे, वो दूसरी कंट्री के लोग को अच्छा लगता था, तो वो एक्सेप्ट करते थे। वो यहाँ के लोग भी वहाँ जा करके अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। तो उस समय भी इन सब के बारे में वर्ल्ड वाइड पता था। ऐसा नहीं था कि अगर हमारे इंडिया का जो ये सारा उपनिषद है, रामायण है, उस समय दूसरे लोगों को पता नहीं था। उस समय भी पता था, क्योंकि उस समय भी जो लैंड रूट था उसको यूज करके लोग एक दूसरे के कंट्री में आना जाना करते थे। ठीक है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम के बारे में हमें पता होगा कि डेसिमल सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो इंडिया में हुआ है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। वो प्राचीन काल की देन है, वो अभी तुरंत नहीं है, वो प्राचीन काल में ही हुआ था। तो वो उसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था, जो कि इंडिया का आइडिया था, जो कि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचा है। द स्पाइसेस, सिल्क एंड अदर मर्चेंडीज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे कौन कौन सी चीज़ें इंडिया से बाहर जाती थी, क्या क्या चीज़ें इंडिया की जाती थी, जैसे कि मसाले, यहाँ के जो स्पाइसेस है वो बहुत फेमस है। सिल्क, यहाँ का जो सिल्क जो क्लोथ है वो बहुत फेमस है। आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें उस समय भी ट्रेड होती थी, पर इतना वर्ल्ड वाइड नहीं होती थी जितना अभी होता है। अभी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो ओशन रूट से होता है। ओशन रूट से क्यों होता है इतना ज़्यादा ट्रेड? क्योंकि ओशन रूट जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्ट दूसरे रूट के कंपेयर में कॉस्ट में कम आता है। जैसे कि अब हम एयर रूट की बात करें तो एयर रूट बहुत कॉस्टली है। लैंड रूट में वो सारे सिचुएशंस नहीं हो पाते जो लैंड रूट के थ्रू इतना ज़्यादा ट्रेड हो सके। तो सबसे ज़्यादा अगर ट्रेडिंग में हमें कोई सपोर्ट करता है तो वो होता है ओशन रूट्स। इसीलिए आपको अगर पता होगा कि मर्चेंट नेवीज जो होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ओशन रूट्स का होता है। तो वो ओशन रूट में वहाँ पे जितने मर्चेंट नेवी होते हैं उनका तो वर्क वहीं पर होता है, तो इसलिए उनकी जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।
On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. जैसे कि यहाँ से रामायण और उपनिषद के आइडियाज़ वहाँ गए, तो वहाँ से भी जब यहाँ से लोग गए तो वहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आई, जैसे कि स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला। वास्तुकला मतलब जैसे एक घर जैसे हम बनाते हैं तो उस बिल्डिंग बनाने का एक मॉडल जो होता है वो वहाँ पे जो ग्रीक कल्चर था वहाँ के कल्चर का जो भी वहाँ के जो बिल्डिंग्स बनते थे तो वो इंडियन बिल्डिंग में भी वो सारे जो डिज़ाइंस वो लोग फॉलो करते थे वो इंडियन इस के यहाँ पे भी जो भी बनता था उस समय मीनार और गुंबद वो सारी जो चीज़ें होती है वो ग्रीक स्कल्पचर की थी, हमारी नहीं थी। तो वो भी लेकिन इंडिया ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे जैसे मीनार देखने को हमें मिलते हैं, गुंबद मिलते हैं, तो वो कहाँ का कल्चर का है, वो हमारे कल्चर का नहीं, वो ग्रीक कल्चर का है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।